Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. So अब देखो, सो रिजल्टेंट फ्लक्स का तो हमें वैल्यू मिल गया है। अब हमें इसका एंगल को निकालना है, ठीक है। ये हमारा एंगल थीटा है। तो अब tan थीटा का जो वैल्यू होगा क्या होगा बताओ तो, यहां से ये हमें रिची का बताएगा। रिची का, आर यू ऑडिबल? रिची का, रिचिका सिंह, प्रणब, प्रणब, am I audible? Yes, sir. सो ये बताओ तो, ये जो tan थीटा है, क्या होगा? ये हमारा थीटा है। ये वाला, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट है। सो थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा? Sir, 5e/5h. 5e/5h, मतलब कि वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल 5h। सो वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू क्या है? यहाँ पर पुट कर दो 3/2, 3/2 5 साइन या कॉस था, वर्टिकल तो कॉस, ठीक है। कॉस ओमेगा टी अपॉन 3/2 5 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी अपॉन साइन ओमेगा टी। सो कॉस ओमेगा टी अपॉन साइन ओमेगा टी क्या होता है? कॉस बाय साइन क्या होता है? Sir, cot. कॉट होगा। सो यहाँ पर कॉट ओमेगा टी। अच्छा, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना, या फिर नेटवर्क इशू हो रहा है? No, sir. Clear. अच्छा, सो कॉड ओमेगा टी। अच्छा, कॉड ओमेगा टी, कॉड ओमेगा टी मतलब क्या है? tan, इसे tan में कन्वर्ट करो, इसे tan में कन्वर्ट करो। सौरभ, कॉट थीटा, इसका tan में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, tan π/2 माइनस थीटा, लिख सकता है कि नहीं? Yes, sir. मतलब tan 90 माइनस थीटा, वही तो कॉट थीटा है। तो ये हमने लिखा है 90 मतलब π/2, ठीक है। 90 मतलब π/2। अब थीटा क्या होगा? यहां से थीटा का जो वैल्यू होगा π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा एंगल है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि द रिजल्टेंट फ्लक्स इज, यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर क्या है? द रिजल्टेंट फ्लक्स फायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बट
बट द एंगल फाइव एंगल यहाँ पर एंगल ये क्या है, थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो एंगल थीटा इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। ये देखो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर थीटा टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, फायर का जो मैग्नीट्यूड है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन इसका जो एंगल होगा वो एंगल टाइम के साथ वेरी करेगा, ठीक है, टाइम के साथ वेरी करेगा। तो यहाँ पर देखो, देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी मान लो कि 0 है, ठीक है, ओमेगा टी का वैल्यू मान लो 0 है। जब ओमेगा टी 0 पोजीशन में है, 0 है, तब क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री मान लो, ठीक है, ये पहला। देन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, देन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, हाँ, 5/2 सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका अगर हम एक यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे तो देखो, ये फिगर लेगा, ठीक है, ये डॉटेड सर्कल है, ठीक है, डॉटेड है। So at this condition, when omega t is equal to 0, then theta is equal to 90 degree. So अब इस फ्लक्स का जो फायर जो है, इसका जो एंगल होगा 90 डिग्री, मतलब कि ये इस पोजीशन में होगा। सो 90 डिग्री मतलब अब फ्लक्स का जो पोजीशन होगा, जब ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, किस पोजीशन में होगा, इस पोजीशन में होगा। मतलब कि यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं कि ये फाई ए है, फाई ए इज इक्वल टू पी अपॉन टू पाई एम। मतलब जब ओमेगा टी 0 होगा, तब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मतलब फ्लक्स का पोजीशन इस पोजीशन में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बी, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू, मान लो कि अब 90 डिग्री है, ठीक है, ओमेगा टी 90 डिग्री। तो ओमेगा टी जब 90 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0। 0 आएगा, थीटा का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला था, ये पोजीशन है, ठीक है। अब थीटा 0 है, मतलब कि अब इसका पोजीशन जो होगा वो यहाँ पर होगा, बी पॉइंट पे होगा, ठीक है, इस पोजीशन में होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फाइव बी से डिनोट कर सकते हैं बी अपॉन 2 फाइव, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम ओमेगा टी का वैल्यू -90 ले लेंगे, ठीक है, -90 लेते हैं, तो -90 अगर होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा टी, 180। यस। तब थीटा का वैल्यू होगा अच्छा, यहाँ पर ओमेगा टी 90 लिया है, ठीक है, यहाँ पर 0 लिया है, 90 लिया है, तो इस पोजीशन में 180 लेना है यहाँ पे, ठीक है, 180 लेना है। तो ओमेगा टी का वैल्यू अब -90 नहीं, 180 लेना है, ठीक है। तो जब 180 लेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू आएगा -90, ठीक है। ओमेगा टी अब 180 है, ठीक है। तो ओमेगा टी का वैल्यू 180 डिग्री होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, -90 डिग्री। तो -90 डिग्री होगा, मतलब इसका पोजीशन कौन सा पोजीशन में होगा बताओ तो, सी या होगा या डी होगा, सर सी। सी होगा, क्योंकि ये वाला 90 लिया है हमने, ठीक है।
तो सी होगा थीटा का पोजीशन -90 होगा, मतलब कि अब इस पोजीशन में होगा। तो इस पोजीशन में हम लिख सकते हैं फाइव सी इज इक्वल टू 3/2 पाई, एंड when omega t is equal to 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब 0, 270 मतलब यहाँ 270 मतलब थीटा का वैल्यू आएगा, कितना आएगा थीटा का, यहाँ पर अगर ओमेगा टी 270 हम लेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, -180। -180। तो माइनस ये 0 हो गया, ये 90, ये क्या होगा -90। तो डी पोजीशन में ये वाला पोजीशन जो है ये होगा हमारा -180, ठीक है। तो इस पोजीशन में फाइव डी, तो फाइव डी इज इक्वल टू 3/2 पाई। तो ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओमेगा टी के साथ साथ क्या है, थीटा का जो जो एंगल, ये जो एंगल है ये भी वेरी कर रहा है, ठीक है। कैसे वेरी कर रहा है कि ओमेगा टी का हर एक वैल्यू पे थीटा भी चेंज हो रहा है, क्योंकि तो ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा टी के ऊपर थीटा डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब जब ओमेगा टी चेंज होगा, इस फ्लक्स का जो पोजीशन होगा, उसका जो एंगल होगा वो भी चेंज होगा। तो पहला जब ओमेगा टी 0 था तो फ्लक्स का पोजीशन ए इस पॉइंट पे था, जब ओमेगा टी 90 है तब फ्लक्स का पोजीशन बी पॉइंट पे है, जब ओमेगा टी 180 है तब फ्लक्स का पोजीशन क्या है, सी पोजीशन पे होगा, एंड जब ओमेगा टी 270 डिग्री है तब फ्लक्स का पोजीशन डी पॉइंट पे होगा, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, देखो टाइम के साथ ये फ्लक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना। यहाँ पर ओमेगा टी के साथ क्या हो रहा है, ये जो फ्लक्स है इसका पोजीशन देखो चेंज हो रहा है, मतलब कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है कि नहीं। द रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट इन फेस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट फ्लक्स rotates in space in the clockwise direction, in the clockwise direction with angular velocity of omega radians per second, ठीक है। सो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ओमेगा, ये जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंड जो ये जो टाइम है, सो ओमेगा टी जब हम चेंज करते हैं तो थीटा का पोजीशन भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गया है। यहां तक क्लियर है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम क्यों रोटेटिंग फील्ड कहते हैं, ठीक है, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू हमने निकाल लिया है। सो यहाँ पर क्लियर है ना, या समझने में कोई दिक्कत है बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रणब यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है।
अनिमा, Yes, sir. ये ये पूरा जो टॉपिक है ये क्लियर है? Yes, sir. समझ आया ठीक ठीक से? Yes, sir. अच्छा, ओके। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट को याद रखना, जैसे कि हमारा देखो यहाँ पर एक्चुअली ओमेगा ओमेगा क्या है? ओमेगा 2 पाई एफ है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पी एन एस अपॉन 120 डिग्री, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट विथ सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट विथ सिंक्रोनस स्पीड, ओमेगा टी 2 पाई एफ है। ये ओमेगा रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी में ये फ्लक्स रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आएगा, हम तो लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी, एफ इज इक्वल टू पी इंटू एन एस अपॉन 120 डिग्री, ठीक है। सो इसका जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा ये आएगा। एंड ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता है, ठीक है। ये पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स एट एवरी इंस्टेंट इज 3/2 फाइव, ठीक है। एवरी इंस्टेंट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3/2 फाइव होगा, एंड ये कांस्टेंट होगा। ये बात याद रखना, दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा जो पॉइंट है कि इसका जो डायरेक्शन है, मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स इन द एयर गैप डिपेंड अपॉन द फेज सीक्वेंस, ठीक है। ये जो एयर गैप, मतलब स्टेटर और रोटर के बीच जो एयर गैप है, वहीं पर ये जो फ्लक्स है रोटेट करता है, ठीक है। सो उसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, उसका ये जो फील्ड है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो फेज सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा फेज सीक्वेंस होगा वैसा ही उसका डायरेक्शन होगा। अगर हम फेज सीक्वेंस को चेंज कर देंगे, जैसे कि फेज सीक्वेंस मतलब आर वाई बी, आर बी वाई, ऐसा इसको हम फेज सीक्वेंस कहते हैं। ये तो तुम लोग पढ़ चुके होंगे। तो ये फेज सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। मतलब द डायरेक्शन इज द सेम एज द फेज सीक्वेंस ऑफ द सप्लाई। तो सप्लाई का फेज सीक्वेंस का जो डायरेक्शन होगा वही रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द डायरेक्शन is the same as the phase sequence of the supply, phase sequence of the supply, ठीक है। the direction is the same as the phase sequence of the supply। तो ये हो गया पूरा का पूरा एनालिटिकल मेथड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो इंडक्शन मोटर समझने में, इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है, ठीक है, वो टॉर्क के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो टॉर्क बेसिकली देखो, इंडक्शन मोटर का दो कंडीशन होता है कि नहीं? कौन सा कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं? जब करंट या फिर ईएमएफ या फिर रिएक्टेंस, इसको जब हम पावर फैक्टर, इसको जब हमें निकालना पड़ता है तो दो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? वो दो कंडीशन क्या है बताओ तो? वो दोनों कंडीशन क्या है? एक हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन होता है और एक अंडर रनिंग कंडीशन होता है। मतलब मोटर जब घूमता है तब एक हमारा फॉर्मूला बनता है, मतलब उस कंडीशन अलग है, और जब स्टैंड स्टिल होता है तब अलग है, क्योंकि तब स्लिप हमारा 1 होता है, एंड जब मोटर रनिंग कंडीशन में आता है तो स्लिप का एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाता है, ठीक है। इसलिए हमें दो कंडीशन का दो इक्वेशन हमें निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमने करंट का इक्वेशन हमने निकाला था, पावर फैक्टर का निकाला था, जब वहां पर जब इम्पीडेंस हो
या फिर रिएक्टेंस हो, सब अलग अलग होता है, ठीक है। रनिंग के लिए अलग होगा एंड स्टैंड स्टिल के लिए अलग होता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि टॉर्क, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये तो हो गया टॉर्क, रोटर टॉर्क। पहले हम देख लेते रोटर टॉर्क का जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है। देखो हमारा रोटर में जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक रिलेटिव स्पीड के वजह से वहां पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक करंट करिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करता है तो उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स लगता है। तो हर एक कंडक्टर का मैकेनिकल फोर्स मिलकर वहां पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये टॉर्क किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पहले हम देख लेते हैं। सो द टॉर्क basically the torque T is directly proportional to the rotor current, rotor EMF and rotor power factor of the circuit, ठीक है। So torque मतलब T, ठीक है। T is developed by the rotor is directly proportional to, पहला क्या है, रोटर करंट, रोटर करंट। दूसरा क्या है, रोटर ईएमएफ एंड तीसरा क्या है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं T प्रोपोर्शनल टू E2, E2 क्या है, रोटर ईएमएफ, E2 I2 एंड cos phi2, ठीक है, cos phi2। सो यहाँ पर E2 क्या है, E2 रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। Sir, voice not clear, sir. Why is it not clear? कौन बोला? Sir, Pranav, sir. सौरभ, Yes, sir. वॉइस क्लियर है? Sir, अभी सही आ रहा है। प्रणब अभी सही है? Yes, sir. ये थोड़ा नेटवर्क इशू है, ठीक है, छोड़ो। तो यहाँ पर E2 क्या है, रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल। I2 क्या है, रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। एंड ये जो cos phi2 है, ये तो हम जानते हैं रोटर पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। तो T प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos phi2। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, तो हम K ले लेते हैं, K T इज इक्वल टू K E2 I2 cos phi2, ठीक है। ये टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें यहाँ से स्टार्टिंग टॉर्क को निकालना होगा, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क, TS, स्टार्टिंग टॉर्क। सो अच्छा,
रोटर इम्पीडेंस एट स्टैंड स्टिल, उसका वैल्यू क्या है बताओ तो। यहाँ पर ले लेते हैं x2। x2 क्या है? x2 है हमारा रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल। R2 क्या है? R2 है रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। R2 क्या है? रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। अच्छा प्रणब बताओ, रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन में रोटर रिएक्टेंस का वैल्यू क्या आएगा बताओ। सर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट रनिंग एट द रनिंग एक्स कंडीशन। स्क्वायर का होल स्क्वायर। रोटर रिएक्टेंस x2, रोटर रिएक्टेंस पर फेज, यहाँ पर स्टैंड स्टिल का जो वैल्यू है x2 है, लेकिन अंडर रनिंग कंडीशन रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन में रोटर रिएक्टेंस का वैल्यू क्या आएगा? एस एक्स2 से sx2। वैसे ही रोटर रेजिस्टेंस पर फेज हमारा क्या है? R2। तो रोटर रेजिस्टेंस पर फेज एट रनिंग कंडीशन क्या होगा? क्या बोले सर? रोटर रेजिस्टेंस पर फेज एट रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन में रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा बताओ। दीपक, दीपक कुमार, सर Yes, R2 sir. हाँ बताओ। दीपक बताओ। दीपक कुमार, R2 सर, R2 तो कौन सा कंडीशन में? रनिंग कंडीशन। और स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होगा? R2 सर सेम हो। सेम होगा, क्यों? रिएक्टेंस जो है ये चेंज हो रहा है कि नहीं? सौरभ, सर ये स्लीप पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए सेम होगा। स्लीप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। Yes, sir. तो रेजिस्टेंस कभी स्लीप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए स्टैंड स्टिल कंडीशन हो, रनिंग कंडीशन हो, जो भी कंडीशन हो, R2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो रिएक्टेंस का वैल्यू, या तो फिर करंट का वैल्यू, या ईएमएफ का वैल्यू, या फिर इम्पीडेंस का वैल्यू, ये सारे के सारे वैल्यू स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x2 तो रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल लिया है हमने, R2 रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, एंड E2 जो है ये तो हम जानते ही है, रोटर ईएमएफ पर फेज एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। सो यहाँ पर रोटर इम्पीडेंस क्या होगा? रोटर इम्पीडेंस क्या होगा पर फेज? रोटर इम्पीडेंस क्या होगा? ये कौन बताएगा? ये रिचिका बताएगा, रिचिका सिंह। यस सर। हाँ बताओ। सर फॉर्मूला बताए। हाँ हाँ, वही तो पूछ रहे हैं। सर रूट अंडर Z, इसको हम Z ले लेते हैं, ठीक है। Z2 रूट अंडर
फिर R2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। S इंटू X2 का स्क्वायर, यस सर। यही होगा। ये कौन सा कंडीशन में होगा? नो सर, सर एस नहीं होगा सर, ये रनिंग कंडीशन होता है सर, स्टैंड स्टिल में एस नहीं होगा। तो ये हमारा रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल में क्या होगा? स्टैंड स्टिल में सिर्फ यहाँ पर X2 ही होगा, ठीक है, X2 यस स्क्वायर। सर। ये इम्पीडेंस है। और हम जानते हैं हमारा जो स्टैंड स्टिल में जो रोटर, ठीक है, ये सारे के सारे स्टैंड स्टिल में है, ठीक है, स्टैंड स्टिल। रोटर करंट जो है पर फेज एट स्टैंड स्टिल I2, ये हम जानते हैं कि E2 अपॉन Z2, ठीक है, E2 अपॉन Z2, मतलब के E2 अपॉन रूट ओवर ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ठीक है। एंड रोटर पावर फैक्टर cos phi 2, cos phi 2 का वैल्यू क्या है? इसका फॉर्मूला क्या था? R2 अपॉन Z2। तो Z2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या होगा? R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। यहाँ तक हम जानते हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखो ये सर वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है।